एक लाइट भी ऑन कर देना ये में। चलिए स्टार्ट करें आज से इस क्लास को। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? ऑयल सीड के बारे में कवर किया था। आज की ये क्लास जो है हम बात करेंगे फोडर क्रॉप्स के बारे में। जनरली फोडर क्रॉप्स की अगर हम बात करें, दो तीन इंपॉर्टेंट क्रॉप्स है आपके। एक ओट है, बरसीम है, आइए बरसीम है, ओट है, और उसके अलावा जो है एक आपका रिचका है। ठीक है, ये तीन इंपॉर्टेंट फोडर क्रॉप्स है। क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत बेसिक पूछा जाएगा कि कौन किसकी रानी, कौन किसका राजा है। ठीक है, ये सब आप लोग जानते हैं। एक बार इनका बेसिक थोड़ा सा देख लेते हैं। चलिए देखिए, फोडर क्रॉप्स की बात करते हैं। फोडर क्रॉप्स के अंदर जनरली हम तीन क्रॉप्स के बारे में बात करेंगे। सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें बरसीम के बारे में, बरसीम की अगर हम बात करते हैं तो बरसीम का अगर हम बोटेनिकल नेम देखें तो क्या होता है? ट्राइफोलियम, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम किसका नाम होता है? बरसीम का नाम होता है। ठीक है, और बरसीम को क्या कहा जाता है? किंग ऑफ फोडर। क्या कहा जाता है? किंग ऑफ फोडर क्रॉप्स के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, अगर हम इसके अंदर और कुछ बेसिक पॉइंट्स के बारे में बात करें तो बरसीम से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपको याद रखना है। एक इसके अंदर परसेंट प्रोटीन, कि बरसीम के अंदर प्रोटीन कंटेंट कितना होता है, तो याद रखना है 18 से 20% इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन कंटेंट होता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जाता है डाइजेस्टिबल कॉन्स्टिट्यूएंट, या इसे जो है डाइजेस्टिबल कोएफिशिएंट। डाइजेस्टिबल कॉन्स्टिट्यूएंट या डाइजेस्टिबल कोएफिशिएंट का मतलब क्या है? मान लीजिए जैसे कोई एनिमल है, ठीक है, कोई एनिमल है, इस एनिमल को आपने 100 केजी जो है बरसीम खिलाया। ठीक है, कितना खिलाया? 100 केजी। तो मतलब ये इसने क्या किया? इंजेस्ट किया, यानी इसने अंदर लिया, और जब ये अपना एक्सकीटा के माध्यम से जब बाहर इसको त्याग करता है बाई प्रोडक्ट के रूप में, तो कितना हुआ? मान लीजिए जैसे कि 10 केजी हुआ। कितना हुआ? 10 केजी। तो इंजेस्टेड कितना था? 100। बाहर कितना निकाला? 10। तो डाइजेस्ट इसने कितना किया? तो डाइजेस्ट कितना किया? 100 माइनस 10 कितना आएगा? 90। ठीक है, इट मींस इसका डाइजेस्टिबल कोएफिशिएंट कितना हुआ? 90%। कितना हुआ? 90%। तो इसी तरीके से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो बरसीम होता है उस बरसीम का डाइजेस्टिबल कोएफिशिएंट या डाइजेस्टिबल कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो कितना होता है? याद रखना है ये होता है 70%। कितना होता है? 70%। मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों पॉइंट आपको याद रखना है। बरसीम के अंदर प्रोटीन कंटेंट आपको याद रखना है, और बरसीम के अंदर डाइजेस्टिबल कोएफिशिएंट जो है कितना होता है? 70%। बरसीम की बात करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम के नाम से जाना जाता है, और इसे किंग ऑफ फोडर क्रॉप्स के नाम से जाना जाता है। सेकंड, अगर हम फोडर क्रॉप की बात करें तो उसका नाम है आपका रिचका। क्या है? रिचका। रिचका की बात करें तो रिचका को क्या बोलते हैं? अल्फा, अल्फा कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है? लुर्सिन कहा जाता है, या फिर क्या कहा जाता है? मेडिकागो सेटाइवा कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि अल्फा अल्फा या लुर्सिन जो है एक ऐसी क्रॉप है जो कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम क्या करती है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। क्या करती है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। कौन है वो? रिचका है। ठीक है, रिचका के केस में आपको दो पॉइंट याद रखना है। इसके अंदर अगर आपसे पूछा जाए परसेंट प्रोटीन जो है यहाँ पर आपको याद रखना है 20 से 25% होती है। कितनी होती है? 20 से 25%। और जबकि यहाँ पर डाइजेस्टिबल कोएफिशिएंट की बात करें, जिसको हम डीसी से डिनोट करते हैं, ये इसके अंदर होता है 65 टू 68%। कितना है? 65 से 68%। ठीक है, दो पॉइंट याद रहेंगे। रिच का, जिसका नाम क्या है? मेडिकागो सेटाइवा, लुर्सिन कहा जाता है, अल्फा अल्फा के नाम से जाना जाता है, और मैक्सिमम बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाली क्रॉप है। रिचका को हम क्या बोलते हैं? क्वीन ऑफ फोडर। क्या कहा जाता है? क्वीन ऑफ फोडर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। एक बार अपन पीडीएफ को देखते हैं, कंटेंट क्या है। चलिए, वैरायटी ऑफ फोडर क्रॉप्स, यहाँ पर कुछ वैरायटीज लिखा हुआ है। जैसे लुर्सिन की बात करें तो लुर्सिन की जो है रेमलर है, मोपा है, सिरसा है, एनडीआरआई 12 है। एक बार इनकी वैरायटी जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बरसीम की बात करते हैं तो बरसीम के अंदर दो प्रकार की वैरायटी, एक डाइप्लोइड है और एक टेट्राप्लोइड है। डाइप्लोइड का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर 2x होता है। कितना होता है? 2x।
और जबकि टेट्राप्लोइड क्या होता है जिसके अंदर 4x होता है, तो डाइप्लोइड यानी 2x, टेट्राप्लोइड यानी 4x, ठीक है। डाइप्लोइड वेराइटी की बात करें तो मस्कावी, खद्रावी और वरदान, ये तीनों क्या है आपकी डाइप्लोइड वेराइटी है। और जबकि टेट्राप्लोइड की बात करते हैं तो पूसागेंट, ग्रोथ इन हाई टेम्परेचर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि जब हम पल्म मिलेट पढ़ रहे थे, बाजरा पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि बाजरा जो है पेनिसिटम ग्लूकम उसका नाम होता है, इनटू इसको हमने क्रॉस करवाया था पेनिसिटम परप्यूरियम के साथ यानी नेपियर ग्रास के साथ, और इससे जो क्रॉस आया था हमारा वो क्या आया था, पूसागेंट आया था। क्या आया था, पूसागेंट आया था, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है कि जब हम पेनिसिटम ग्लूकम और पेनिसिटम परप्यूरियम के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो क्या मिलता है, पूसागेंट मिलता है। क्या मिलता है, पूसागेंट वैरायटी मिलती है, जो कि एक नेपियर की वैरायटी है, ठीक है। पूसागेंट सॉरी जो कि एक आपके बरसिम की वैरायटी है। इसके बाद में ओट की अगर हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट वैरायटी ओट की कैंट, ठीक है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कैंट किसकी वैरायटी है, तो याद रखना है ओट की है। ओट को हम क्या बोलते हैं, जय कहा जाता है, ठीक है। ओट को क्या कहा जाता है, जय। एवेना पटवा या एवाना सेटाइवा, एवेना सेटाइवा, ठीक है। इसके बाद में एलेग्रीन आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। एक चीज याद रख लेना, HFO 114 फॉर फोडर एंड ग्रेन पर्पज। जिस तरीके से हमने मूंग में याद रखा था, मूंग के अंदर पूसा बेसा की एक ऐसी वैरायटी है जो आप रेनी सीजन और समर सीजन दोनों के अंदर क्या कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, जिसको हम टाइप 44 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नेपियर ग्रास की बात करते हैं तो पूसा गेंट, यहाँ पर थोड़ा सा अलग लिखा, पूसा गेंट जो है यहाँ पर इसको थोड़ा सा कट करना, और पूसा गेंट जो है वो किसकी वैरायटी है, आपकी नेपियर की वैरायटी। तो पूसा गेंट जो है किसकी वैरायटी है, नेपियर की, ठीक है। पूसा नेपियर प्लस इंटरस्पेसिफिक पेनिसिटम परप्यूरियम और पेनिसिटम ग्लूकम, ये थोड़ा सा यहाँ पर गलत लिखा हुआ है। पूसा गेंट जो है पेनिसिटम परप्यूरियम और पेनिसिटम ग्लूकम का क्रॉस है, तो यहाँ पर इसको कट कर लेना आप, ठीक है। और पूसा गेंट यहाँ पर मेंशन कर लेना। समझ में आया, पेनिसिटम परप्यूरियम और पेनिसिटम ग्लूकम यानी बाजरा और नेपियर का जब क्रॉस करवाया गया तो जो वैरायटी बनी उसका नाम क्या था, पूसा गेंट नेपियर। क्या नाम था, पूसा गेंट नेपियर। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में इंपोर्टेंट नोट फॉर फोडर क्रॉप्स, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि फोडर क्रॉप्स के लिए लिए गए हैं। इससे पहले एक वर्ड आपको याद रखना है, लुर्सिन जो होता है, लुर्सिन एंड बर्सिन। मेनली अगर हम बात करें लुर्सिन की, मेनली क्या, लुर्सिन, लुर्सिन की जो पत्तियां होती हैं उन पत्तियों के अंदर एक केमिकल प्रेजेंट होता है जिसे हम ट्राइकोंटानोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राइकोंटानोल। और ट्राइकोंटानोल जो है वो ग्रोथ स्टिमुलेंट का काम करता है। किसका काम करता है, ग्रोथ स्टिमुलेंट का काम करता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ट्राइकोंटानोल जो है केमिकल जो है वो किसकी पत्तियों में पाया जाता है, तो याद रखना है लुर्सिन और बर्सिन। तो एक लाइन लिख लो, ट्राइकोंटानोल फाउंड इन द ट्राइकोंटानोल फाउंड इन द लीफ ऑफ मेनली लिखना, लीफ ऑफ ऐसे लिखो, लीफ ऑफ लुर्सिन ब्रैकेट में लिख लेना मेनली, एंड बर्सिन that act as a growth stimulant। स्टिमुलेंट का मतलब होता है बढ़ावा देना, ठीक है। ग्रोथ यानी जो क्या करता है, ग्रोथ की स्टिमुलेंट करने का काम करता है, मतलब उस लीफ से एक्सेट किया जाएगा, एक्सेट करके दूसरे क्रॉप प्लांट के ऊपर उसका स्प्रे किया जाएगा, ठीक है। तो उसको बोला जाता है ट्राइकोंटानोल का स्प्रे। ट्राइकोंटानोल फाउंड इन द लीफ ऑफ लुर्सिन ब्रैकेट में मेनली एंड बर्सिन दैट एक्ट एज अ ग्रोथ स्टिमुलेंट, जो कि किसका काम करता है, ग्रोथ स्टिमुलेंट का काम करता है, ठीक है। इसके बाद में नेपियर ग्रास इज सोवन इन द फरवरी मार्च। जनरली नेपियर ग्रास की बुआई हम कब करते हैं, फरवरी मार्च के अंदर करते हैं। सेल पोलिनेशन इन फोडर क्रॉप जो है बरसीम और ओट के अंदर क्या होता है, सेल पोलिनेशन होता है। इसके बाद में क्रॉस पोलिनेशन नेपियर ग्रास लुर्सिन, दो चीजें याद रखना है, नेपियर ग्रास और लुर्सिन जो है दोनों में क्या होता है, क्रॉस पोलिनेशन होता है, जबकि आपका बरसीम और ओट जो है उनके अंदर क्या पाया जाता है, सेल पोलिनेशन पाया जाता है। क्रूड प्रोटीन इज बरसीम इज 20% एंड लुर्सिन इज 15 से 20%। यहां पर थोड़ा सा गलत मेंशन है, अभी हमने प्रोटीन के बारे में बात किया था, तो प्रोटीन बरसीम के अंदर कितना बताया मैंने, 18 से 20%, और लुर्सिन के अंदर याद रखना है कितना है, 20 से 25%। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है क्रूड प्रोटीन। क्रूड प्रोटीन का मतलब क्या होता है बच्चों,
प्रोटीन जो है एक्चुअल में देखा जाए, ऐसा कहा जाता है कि जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा जो है कितना परसेंट होता है, नाइट्रोजन 16% पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 16%। इसको एक बार बेसिक से समझना, जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन के परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो कितना परसेंट होता है, 16%। कितना होता है, 16%। मान लो जैसे कि 100 केजी अगर प्रोटीन है तो 100 केजी प्रोटीन में कितना केजी नाइट्रोजन होगा, 16 केजी क्या होगा, नाइट्रोजन होगा। यही हुआ। मान लो अगर मैं कहूं कि भाई प्रोटीन डिवाइडेड बाई अगर हम नाइट्रोजन करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 16 बराबर 6.25 आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको क्या दिया हो, नाइट्रोजन दिया हो, उसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, 6.25 से। आपका क्या निकल जाएगा, प्रोटीन कंटेंट निकल जाएगा। जनरली क्या होता है कि जब आप एमएससी में एक्सपेरिमेंट करोगे और अगर आप प्रोटीन कंटेंट का अगर ऑब्जेक्टिव लेते हो तो आपको नाइट्रोजन निकालना है और नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6.25 से। क्या निकल जाएगा, आपका प्रोटीन निकल जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब बात आती है क्रूड प्रोटीन की। क्रूड प्रोटीन क्या है, जनरली प्रोटीन की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन तो डाइजेस्टेबल होता है, ठीक है, यानी उसके अंदर जो नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन तो किस नेचर का होता है, डाइजेस्टेबल नेचर का होता है, यानी पाचित हो जाता होगा। लेकिन अगर हम यूरिया की बात करते हैं तो यूरिया के अंदर भी कहीं ना कहीं नाइट्रोजन है, लेकिन ये डाइजेस्टेबल नहीं है, ठीक है। तो ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है और डाइजेस्ट नहीं होता है। तो आपका डाइजेस्टेबल और नॉन डाइजेस्टेबल नाइट्रोजन मिलकर जो प्रोटीन बनाता है उस प्रोटीन को हम क्या बोलते हैं, क्रूड प्रोटीन कहा जाता है, ठीक है। एक हम यहाँ पर आइडिया ले रहे हैं कि नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 6.25 से, तो क्या मिल रहा है हमारे पास, प्रोटीन। तो ये जो प्रोटीन आता है वो क्रूड प्रोटीन आता है जनरली, ठीक है। तो आपको यहां पर याद रखना है, ये एक बार मेंशन कर लेना ये वाला पॉइंट, कि अगर मान लीजिए आपको प्रोटीन निकालना है तो नाइट्रोजन को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6.25 से। नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड विद द 6.25 तो आपका क्या निकल जाता है, प्रोटीन निकल जाता है। ये वाला पॉइंट मेंशन कर लेना, नाइट्रोजन मल्टीप्लाइड विद 6.25 क्या आ जाएगा, प्रोटीन। लिखा, चलिए इसके बाद में, इट इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ द प्रोटीन, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, सो इट वर्क एज अ मिल्क एनरिचमेंट इन द एनिमल। जाहिर सी बात है कि जो बरसीम होता है या फिर हम फोडर क्रॉप्स की बात करें तो जनरली इनके अंदर प्रोटीन, फॉस्फोरस और कैल्शियम की क्या होती है, ज्यादा मात्रा होती है। इस वजह से एनिमल्स के मिल्क को ये क्या करते हैं, एनरिच करते हैं। अगला पॉइंट है कि बरसीम हैज सेपोनिन केमिकल एंड ट्राइकोंटानोल केमिकल इन देयर लीव्स। बरसीम के साथ साथ जो है यहाँ पर आप एक और लिख लेना, लुर्सिन, ठीक है। ये पॉइंट हमने लिख ही लिया है वैसे। डेप्थ ऑफ बरसीम एंड लुर्सिन सीड शुड बी लेस देन 1 सेंटीमीटर, यानी डेप्थ ऑफ सोविंग की जब हम बात करते हैं तो बरसीम और लुर्सिन की सीड की जो डेप्थ ऑफ सोविंग जो है वो कितना रखना है हमें, 1 सेंटीमीटर रखना है, क्योंकि इनका सीड जो है वो बड़ा माइन्यूट होता है, ठीक है। यील्ड ऑफ बरसीम फोडर की बात करते हैं तो कितनी है, 1000 से 1200 क्विंटल पर हेक्टेयर, जबकि लुर्सिन की बात करते हैं तो 800 से 1000 क्विंटल पर हेक्टेयर, ठीक है। इस वजह से ज्यादा यील्ड होने की वजह से बरसीम को हम क्या बोलते हैं, किंग ऑफ फोडर क्रॉप्स कहा जाता है, ठीक है। यील्ड ऑफ ओट की बात करते हैं तो कितना है, 500 से 600 क्विंटल पर हेक्टेयर, और एलिफेंट फोडर की बात करते हैं तो कितना है, 1200 से 1500 क्विंटल पर हेक्टेयर। देखिए यहाँ पर आप तीनों चीजों के अंदर एक पॉइंट देख रहे होंगे कि अगर हम फर्स्ट कटिंग की बात करते हैं तो फर्स्ट कटिंग कब कर रहे हैं, 50 से 55 डेज आफ्टर सोविंग, और हाइट कितना होना चाहिए, 60 सेंटीमीटर हाइट। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बरसीम और रिस्का के अंदर जो हम फर्स्ट कटिंग करते हैं वो कितनी हाइट पर करते हैं, हाइट पर कितनी हाइट पर करते हैं और कितने दिन के बाद करते हैं। तो याद रखना है 50 से 55 डेज आफ्टर सोविंग, ठीक है, और 60 सेंटीमीटर हाइट पर। अब आता है आपका नेक्स्ट फाइबर क्रॉप्स, ठीक है। फाइबर क्रॉप्स की बात करते हैं तो फाइबर क्रॉप्स के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे कॉटन के बारे में। कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन का बोटेनिकल नेम क्या होता है, गोसिपियम स्पीसीज होता है। फैमिली की बात करते हैं तो फैमिली क्या होता है, मालवेसी होती है, ठीक है। और यदि हम 2n नंबर की बात करते हैं तो 2n नंबर 26 भी हो सकता है और 52 भी हो सकता है। जो डाइप्लॉइड होगी उनमें कितना होता है, 26 होता है। जो टेट्राप्लॉइड होती है उनमें कितना होता है, 52 होता है। इसके बाद में यहां पर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, टेस्ट वेट। तो याद रखना है कॉटन का जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है, 72 ग्राम होता है। कितना होता है,
72 ग्राम। पोलिनेशन की बात करते हैं तो पोलिनेशन के अंदर याद रखना है ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड होता है, ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड क्रॉप है, ठीक है। इसके बाद इसका इन्फ्लोरेसेंस की बात की जाए तो इन्फ्लोरेसेंस जो है वो याद रखना है ऑक्सिलरी टाइप का होता है, ठीक है। कॉटन जो है मेजर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल फॉर क्लॉथ इंडस्ट्री। क्लॉथ इंडस्ट्री के लिए जो सबसे मेजर सोर्स है रॉ मटेरियल का वो कौन है? कॉटन है। अब ऐसा क्यों है कि कॉटन ही जो है वो रॉ मटेरियल के रूप में काम लिया जाता है? सबसे ज्यादा कॉटन का यूज ही जो है कपड़े बनाने में यूज किया जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है बच्चों कि यदि इसके अंदर हम ऑयल कंटेंट की बात करते हैं तो ऑयल परसेंटेज याद रखना है 15 से 25% होता है। प्रोटीन कंटेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रोटीन कंटेंट जो है इसके अंदर 25% होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज की मात्रा इसके अंदर जो है लगभग 91% पाई जाती है। पेक्टिन की मात्रा की अगर हम बात करें तो पेक्टिन जो है 0.5% होता है। और पेक्टिन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द हार्डीनेस, यानी पेक्टिन कम मात्रा में पाया जाता है, मतलब इसके अंदर हार्डीनेस क्या होता है? बहुत कम होता है। ये पॉइंट क्लियर है। इसके बाद में दो इंपोर्टेंट पॉइंट आते हैं कि यदि हम कॉटन की बात करते हैं तो कॉटन के अंदर दो टर्म आती है, एक कॉटन सीड आता है और एक आता है सीड कॉटन, ठीक है। अगर कॉटन सीड की बात करते हैं तो कॉटन सीड का मतलब क्या है? ओनली सीड, ठीक है। कॉटन का सीड, सीड कॉटन का मतलब क्या है कि यहां पर जो है सीड भी है और प्लस क्या है? फाइबर भी है। क्या है? सीड भी और फाइबर भी है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि कॉटन जो है, कहा जाता है कि कॉटन जो है इसको नोन एज व्हाइट गोल्ड, इसे क्या कहा जाता है? व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है। और किंग ऑफ सरफेस फाइबर, किसका किंग कहा जाता है? सरफेस फाइबर, या फिर यहां पर आपको सरफेस फाइबर वर्ड नहीं मिलेगा तो किंग ऑफ एप्राइजल फाइबर। हमने कॉटन को सरफेस फाइबर क्यों कहा? हमने कॉटन को सरफेस फाइबर क्यों कहा? क्योंकि कॉटन की जब हम बात करते हैं तो कॉटन का जो बॉल होता है इस तरीके का होता है, और बॉल के अंदर जो है सीड के ऊपर क्या लगा रहता है? आपका रेशा लगा हुआ था। मान लीजिए ये सीड है और सीड के ऊपर ये वाइट जो है वो क्या लगा हुआ है? रेशा लगा हुआ है। तो सीड की सरफेस पर क्या आ रहा है? आपका फाइबर आ रहा है। इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं? सरफेस फाइबर कहा जाता है। जबकि अगर हम जूट की बात करते हैं तो जूट को जो है हम स्टेम फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेम फाइबर, या स्टेम ना बोलकर इसको हम बोलते हैं फ्लोएम फाइबर। क्या बोलते हैं? फ्लोएम फाइबर। ऐसा क्यों कहा जाता है कि जूट जो होता है उसके तने से हम रेटिंग के प्रोसेस के माध्यम से क्या करते हैं? फाइबर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से जूट को क्या कहा जाता है? स्टेम फाइबर या फ्लोएम फाइबर कहा जाता है। जबकि कॉटन को क्या कहा जाता है? सरफेस फाइबर कहा जाता है। ये चीज क्लियर है। अब सरफेस फाइबर या फाइबर क्या है? तो फाइबर इज द आउटवर्ड ग्रोथ ऑफ एपिडर्मल सेल, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइबर कहा जाता है, ठीक है। अब फाइबर जो है यहां पर दो प्रकार का होता है, एक शॉर्ट होता है और एक लॉन्ग होता है। शॉर्ट फाइबर को हम क्या बोलते हैं? फज कहा जाता है। लॉन्ग फाइबर को क्या कहा जाता है? लिंट कहा जाता है, ठीक है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, सीड और फाइबर का रेशो कितना होता है? तो याद रखना है 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है, ठीक है। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि मान लीजिए हम डोरमेंसी को ब्रेक करना चाहते हैं, डोरमेंसी ब्रेकिंग के लिए कौन सा केमिकल हम यूज करते हैं? तो याद रखना है किसका यूज करते हैं? H2SO4 का। और सीड H2SO4 के रेशो की अगर हम बात करते हैं तो 10:1 रेशो जो है इसका यूज किया जाता है, ठीक है। यहां पर कुछ पॉइंट हमने मेंशन किए हैं। कॉटन के अंदर दो टर्म होती है, कॉटन सीड और सीड कॉटन। कॉटन का सीड यानी केवल यहां ओनली सीड की बात की जा रही है। सीड कॉटन यानी सीड प्लस फाइबर। कॉटन को जो है व्हाइट गोल्ड या किंग ऑफ सरफेस फाइबर कहा जाता है या एप्राइजल फाइबर कहा जाता है। फाइबर दो प्रकार के होते हैं, शॉर्ट फाइबर और लॉन्ग फाइबर। शॉर्ट होता है उसको हम फज बोलते हैं, लॉन्ग होता है उसको हम लिंट बोलते हैं। जो सीड से चिपका रहता है वो शॉर्ट फाइबर होता है, जो उसके जर्मिनेशन में डिफिकल्टी कॉज करता है। उसको ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं? H2SO4 से ट्रीट करते हैं, जिनका रेशो 10:1 रखा जाता है।
ये चीज क्लियर है आप लोगों को। इसके बाद में मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो है, इसके बैल से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। बेल, बेल का मतलब क्या होता है कि जब रेशो को एक पर्टिकुलर बंडल में बनाकर मार्केट में बेचा जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बेल। यहां से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। बेल की अगर हम बात करें तो आपसे कहा जाए कि सन हेम्प जो होता है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया जिसे हम बोलते हैं, तो उसकी 1 बेल का वजन कितना होता है, तो याद रखना है 167 केजी होता है। कितना होता है, 167 केजी होता है। कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन का जो है वो 170 केजी होता है। कितना होता है, 170 केजी। इसके बाद में यहां पर अगर हम जूट की बात करते हैं तो जूट का जो है वो 180 केजी होता है। और मेस्टा की अगर हम बात करते हैं तो मेस्टा का सबसे ज्यादा होता है 182 केजी। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे यहां पर पूछा जा सकता है कि कॉटन की बेल का वजन कितना होता है, तो याद रखना है कितना है, 170 केजी। सबसे कम किसका होता है, सनहेम का, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रोटोलेरिया जुन्सिया कहा जाता है। सनहेम जिसको क्या कहा जाता है, क्रोटोलेरिया जुन्सिया, जिसका यूज जो है करेंसी मेकिंग में किया जाता है। किसके अंदर, करेंसी मेकिंग के अंदर, नोट बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। जूट हम जानते ही हैं। मेस्टा की अगर हम बात करें तो इसका नाम लिख लेना, हिबिस्कस स्पीसीज। इसका बोटेनिकल नेम है हिबिस्कस स्पीसीज। जूट का 180 केजी बेल का वजन होता है। ठीक है, समझ में आया यहां तक। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस आपसे पूछी जा सकती है कि कॉटन जो होता है उस कॉटन के अंदर हम एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस फॉलो करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले जो है वो बर्ड की ग्रोथ होगी, बर्ड ग्रोथ। देन जो है स्क्वायरिंग होती है, स्क्वायरिंग के बाद जो है फ्लावरिंग होती है, और फ्लावरिंग के बाद में जो है बॉल फॉर्मेशन होता है। तो इस सीक्वेंस आपसे पूछा जा सकता है कि कॉटन के अंदर सबसे पहले जो है उसकी ब्रांच से क्या निकलता है, बर्ड निकलता है। बर्ड के बाद में जब वो बड़ी होती है तो उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, और उस प्रोसेस को स्क्वायरिंग कहा जाता है। स्क्वायरिंग के बाद क्या आती है, फ्लावरिंग। फ्लावरिंग के बाद क्या बनता है, बॉल का फॉर्मेशन होता है। तो कॉटन में जो है आपसे पूछा जा सकता है सीक्वेंस बताइए, स्क्वायरिंग, फ्लावरिंग या बॉल फॉर्मेशन का, या फिर आपसे ये सीक्वेंस जो है आपको याद रखना है। ठीक है, कॉटन में अगर हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो ब्रांचेस 2 प्रकार की होती है, एक मोनोपोडियल होती है और एक सिम्पोडियल होती है। मोनोपोडियल जो ब्रांचेस होती है वो ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर, किसके लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, जबकि सिम्पोडियल ब्रांच जो है वो किसके लिए, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए। ये पॉइंट क्लियर रहेगा। याद रखना है कि ब्रांचेस की बात करते हैं तो कॉटन में 2 ब्रांचेस होती है, एक मोनोपोडियल होती है और एक सिम्पोडियल होती है। मोनोपोडियल ब्रांचेस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए, और सिम्पोडियल ब्रांचेस किसके लिए रेस्पॉन्सिबल, रिप्रोडक्टिव ग्रोथ के लिए। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मान लीजिए एक फार्मर है जो चाहता है कि उसका फाइबर की जो अमाउंट है या फाइबर जो है वो ज्यादा मिले, तो उसके लिए मोनोपोडियल ब्रांचेस की ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए या फिर सिम्पोडियल ब्रांचेस की ग्रोथ ज्यादा होना चाहिए। तो जाहिर सी बात है किसके ज्यादा होना चाहिए, सिम्पोडियल ब्रांचेस की। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कॉटन के अंदर से जब मोनोपोडियल ब्रांचेस को रिमूव करने का पर्पज क्या है, तो याद रखना है किसको प्रमोट करना है, सिम्पोडियल ब्रांचेस की ग्रोथ को प्रमोट करना होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार हम देखते हैं, आपको इधर पीछे से कुछ लिखना है क्या, इनमें से कुछ पॉइंट लिखना है, चलिए एक बार लिख लीजिए। नाइन्टी 91% सेल्यूलोज। एक पॉइंट और लिख लेना, कल्टीवेटेड जोन आपसे पूछे जा सकते हैं। कॉटन के अंदर कितने कल्टीवेटेड जोन हैं, वीट के अंदर कितने हैं कल्टीवेटेड जोन, 6 हैं। कितने हैं, 6। कॉटन के अंदर कल्टीवेटेड जोन अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखना है टोटल 3 जोन है। ठीक है, 3 जोन के अंदर एक आपका नॉर्थ है, एक आपका सेंट्रल है और एक आपका साउथ जोन।
कॉटन के कल्टीवेटेड जोन टोटल कितने हैं? 3 जोन हैं। कॉटन कल्टीवेटेड जोन 3 है, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ। लिखा ये। इसके बाद में ये आप लोगों को क्लियर है ही सही, लिखना ही है। यहां से कुछ पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। सबसे ज्यादा जो बेल का वजन होता है वो किसका होता है? मेस्टा का होता है। सबसे कम किसका होता है? सनेम का होता है। कॉटन का कितना होता है? 170 केजी। जूट का कितना होता है? 180 केजी। ठीक है, ये सीक्वेंस आपको याद रखना है। बड ग्रोथ, स्क्वायरिंग, फ्लावरिंग, बॉल फॉर्मेशन, ब्रांचेस, मोनोपोडियल एंड सिंपोडियल ब्रांचेस। ठीक है, लिखा। इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट इसका क्लासिफिकेशन पूछा जाता है जो आपको याद रखना है। क्लासिफिकेशन के अंदर जो है कॉटन को 2 प्रकार से डिवाइड किया जाता है, देसी और एक जो है आपका अमेरिकन कॉटन से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। देसी के अंदर जो है क्या होता है? हियर आता है। ठीक है, और जबकि विदेशी के अंदर कौन सा आता है? आपका भाई आता है। ठीक है, आपकी बुकलेट जो है उसमें मेंशन है। अगर हम देसी कॉटन की बात करते हैं तो गोसिपियम हर्बेसियम और गोसिपियम आर्बोरियम। ठीक है, जबकि हम अमेरिकन की बात करते हैं तो गोसियम बारबांडेस और गोसिपियम हिर्सुटम। ठीक है, ये उसमें मेंशन है। एक बार पीडीएफ को देखते हैं। देखिए, कॉटन की बात करते हैं, कॉटन के अंदर क्या है? गोसिपियम स्पीसीज, फैमिली कौन सी है? मालवेसी, ओरिजिन कहाँ है इसका? इंडिया। सीड रेट की बात करते हैं तो सीड रेट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। अमेरिकन कॉटन की कितनी होती है? 15 से 25 केजी पर हेक्टेयर। देसी कॉटन की कितनी होती है? 10 से 18 केजी पर हेक्टेयर। हाइब्रिड कॉटन की कितनी होती है? 2 से 2.5 केजी पर हेक्टेयर। बीटी कॉटन की कितनी होती है? 1.5 केजी पर हेक्टेयर। ठीक है, एक आपसे यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीटी कॉटन के अंदर जो स्पेसिंग है वो स्पेसिंग कितनी रखते हैं? तो 1 × 1 मीटर स्क्वायर। आर इंटू पी की जो स्पेसिंग है वो कितनी रखी जाती है? 1 × 1 मीटर स्क्वायर रखी जाती है। तो इसका मतलब प्लांट पॉपुलेशन कितनी आएगी इसमें? प्लांट पॉपुलेशन कितनी आएगी? 10,000 प्लांट्स आएंगे। कितने आएंगे? 10,000 प्लांट्स पर हेक्टेयर। ठीक है, इसके बाद में जूट की बात करते हैं तो जूट के अंदर भी 2 स्पीसीज है, एक व्हाइट जूट होता है और एक कौन सा होता है? टोसा होता है। व्हाइट जूट जो है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉरकोरस कैप्सुलेरिस कहा जाता है, और जबकि टोसा जूट को हम क्या बोलते हैं? कॉरकोरस ओलिटोरियस कहा जाता है। कैसे याद रखना है? टोसा के अंदर ओ आ रहा है और यहाँ भी क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ठीक है, तो कॉरकोरस ओलिटोरियस मतलब टोस, और टोस जो होता है वो हमेशा क्या होता है? मीठा होता है। ठीक है, चाय के साथ खाया जाता है तो यानी वो कैसा होगा? मीठा होगा। जबकि इस व्हाइट जूट को हम टीठा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीठा या तीखा जूट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, टीलियसी फैमिली होती है। अफ्रीका जो है इनका ओरिजिन पहले से। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो कैप्सुलेरिस है उसकी सीड रेट कितनी होती है? 6 से 8 केजी, जबकि टोसा जूट की कितनी होती है? 4 से 5 केजी पर हेक्टेयर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि जो गोल्डन फाइबर जो है, गोल्डन फाइबर किसको जो है वो गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है किसको कहा जाता है? जूट को क्या कहा जाता है? गोल्डन फाइबर कहा जाता है। कॉटन को नहीं कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जूट को। ठीक है, सनेम की बात करते हैं तो क्रोटोलेरिया जुन्सिया, जिसकी फैमिली लेगुनोसी है। इंडिया के अंदर 20 से 25 केजी पर एकड़ इसकी क्या होती है? सीड रेट होती है। जनरली ये जो है आपके सनेम एक ग्रीन मैन्यूरिंग क्रॉप के रूप में भी काम आती है। ठीक है, कॉटन के बारे में स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। कॉटन जो है गोसिपियम स्पीसीज, फैमिली की बात करें तो मालवेसी, ओरिजिन इंडिया, क्रोमोसोम नंबर 2n बराबर 26 एंड 52, टाइप ऑफ पोलिनेशन इज द ऑफन क्रॉस पोलिनेटेड, और किसके द्वारा होता है? हनी बी के द्वारा। अगर मैं बात करूं ऑयल सीड की, तो ऑयल सीड के अंदर भी जर्मेशन किस प्रकार का था? इपीजियल। कॉटन के अंदर भी कैसा है? इपीजियल। कॉटन के अंदर भी क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। ऑयल सीड में भी क्या आ रहा है? ओ आ रहा है। तो ये याद रखना है, इपीजियल जर्मेशन इसके अंदर होता है। फ्रूट टाइप की बात करें तो फ्रूट को हम क्या बोलते हैं? इसका बोल बोलते हैं, या फिर क्या कहा जाता है? कैप्सूल कहा जाता है। इन्फ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है? स्क्वायर कहा जाता है। क्योंकि हमने देखा, एक मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होता है? बर्ड ग्रोथ होता है। बर्ड ग्रोथ के बाद क्या होता है? स्क्वायरिंग होती है। स्क्वायरिंग के बाद क्या आता है? फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग के बाद क्या बनता है? बोल बनता है। तो फ्रूट कहां बनेगा? फ्लावर के बाद ही फ्रूट बनेगा, और फ्रूट को हम क्या बोल रहे हैं? बोल बोल रहे हैं। उसके पहले क्या हो रहा है? फ्लावरिंग हो रही है, और जो फ्लावर आया उसको हमने क्या कहा? स्क्वायर। स्क्वायर के आने की प्रोसेस क्या होगी? स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग होगी, उससे पहले क्या होगा? बर्ड की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो बर्ड ग्रोथ,
स्क्वायरिंग, फ्लावरिंग एंड बॉल फॉर्मेशन, ये सीक्वेंस याद रहेगा। इसके बाद में ऑयल कंटेंट की बात करें तो कितना है 15 से 25%, प्रोटीन कंटेंट कितना है 25%, ये चीज याद रहेगी आप लोगों को। इसके बाद में सीड कॉटन की बात करते हैं तो सीड कॉटन के अंदर सीड भी है और आपका लिंट भी है। कॉटन सीड की बात करते हैं तो ओनली यहाँ पर क्या है आपका सीड है। कॉटन इज द फर्स्ट कमर्शियलाइज्ड क्रॉप। फर्स्ट कमर्शियलाइज्ड क्रॉप का मतलब क्या है कि क्रॉप का कल्टीवेशन जब कमर्शियल पर्पस से किया गया तो उसमें सबसे फर्स्ट वन कौन है आपकी कॉटन है। कॉटन फाइबर इज सिंपली एन एलोंगेशन और आउटवर्ड ऑफ एन एपिडर्मल सेल। मैंने आपको कहा कि जो सीड होता है उस सीड के अंदर जो है एपिडर्मल सील होती है, जब उसकी आउटवर्ड ग्रोथ होती है यानी बाहर की ओर ग्रोथ होती है तो उसकी वजह से जो फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनती है उसको ही हम क्या बोलते हैं कॉटन फाइबर कहा जाता है। सिंपली एज इलोंगेशन और आउटवर्ड ग्रोथ ऑफ एन एपिडर्मल सेल ऑफ सीड, यानी सीड की एपिडर्मल सील यानी बाहर की कोशिका जब आउटवर्ड ग्रोथ कर लेती है तो उसकी वजह से जो रेशा बनता है उसे हम क्या बोलते हैं कॉटन फाइबर कहा जाता है। और कॉटन का फाइबर जो है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखना है, कॉटन फाइबर जो है हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। किस नेचर का होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या है जल स्नेही होता है, ठीक है। वाटर में के साथ जो है वो इजीली सोल्यूट मतलब वाटर लविंग होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप पानी डालोगे तो वो उसको सोखेगा नहीं, उसको फिलअप कर लेता है, उसको सोख लेता है, तो इसलिए हाइड्रोफिलिक नेचर का होता है। मैक्सिमम सेलुलोज इज फाउंड इन कॉटन फाइबर। मैंने आपको बताया कितनी परसेंट, लगभग 91% जो है सेलुलोज कॉटन के अंदर पाई जाती है। फज इज शॉर्टर। मैंने कहा कि फज क्या होता है शॉर्ट होता है। शॉर्टर आउटवर्ड ग्रोथ एंड लॉन्ग आउटवर्ड ग्रोथ इज फॉर्म बोलेज। देखो यहां पर कहा शॉर्टर ग्रोथ जो है उसको हम क्या बोलते हैं फज बोलते हैं, और जो लॉन्ग आउटवर्ड ग्रोथ होती है उसको हम क्या बोलते हैं लिंट बोलते हैं, ठीक है। और ये लिंट क्या होता है स्टेबल होता है, ठीक है। इसके बाद होलो लेंथ क्या है, इट इज ओवरऑल लेंथ ऑफ द लिंट विदाउट द फाइबर टेकन आउट ऑफ द सीड, इसको हम क्या बोलते हैं होलो लेंथ। अब मोस्ट इंपोर्टेंट एक आता है निपीनेस। क्या आता है निपीनेस। निपीनेस क्या है कि जब लिंट जो है रफ होता है हम्पी होता है उसकी क्वालिटी सही नहीं होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं निपीनेस। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निपीनेस किस क्रॉप से रिलेटेड है, याद रखना है कॉटन से रिलेटेड है। निपीनेस का मतलब क्या है कि जब फाइबर आपका या रेशा जो है आपका कैसा हो रफ या हम्पी होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं निपीनेस कहा जाता है। सिंपोडियल और साइमोज, सिंपोडियल को कौन सी ब्रांच बोलते हैं साइमोज ब्रांच भी बोलते हैं। किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है रिप्रोडक्टिव के लिए रेस्पॉन्सिबल है। मोनोपोडियल या रेसिमोज, याद रखना है मोनोपोडियल का एक और क्या नाम है रेसिमोज। ब्रांचेस ऑफ कॉटन इज मेनली रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेन स्टेम ऑफ द कॉटन प्लांट हैविंग द लीव्स एंड ब्रांच। मींस ये क्या कर रही है वेजिटेटिव ग्रोथ कर रही है। तो याद रखना है मोनोपोडियल ब्रांच का एक और नाम है रेसिमोज ब्रांच, जबकि सिंपोडियल का नाम क्या है साइमोज ब्रांचेस, ठीक है। डिलिंटिंग का मतलब क्या होता है कि जो सीड है उस सीड से फाइबर को रिमूव करना क्या कहलाएगा डिलिंटिंग कहलाएगा। डिलिंटिंग हमें क्यों करना है कि हम सीड की सोविंग करें तो वापस उसमें जर्मिनेशन इजीली हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं डिलिंटिंग करते हैं। तो रिमूवल ऑफ फज फ्रॉम द सीड कोट। मेथड ऑफ डिलिंटिंग की बात करते हैं तो मैकेनिकल भी हम कर सकते हैं, रबिंग एक्शन के माध्यम से कर सकते हैं, बाय रबिंग ऑफ सीड विद द काउ डंग एंड सैंड के माध्यम से भी कर सकते हैं, या फिर बाय यूजिंग द केमिकल। और केमिकल कौन सा हम यूज करते हैं मेनली H2SO4, और कहीं ना कहीं जो है हम जिंक क्लोराइड का भी इसमें यूज करते हैं। रेशियो ऑफ H2SO4 एंड सीड कितना होता है 1:10 होता है। देसी कॉटन की बात करते हैं जिसको हम गॉसिपियम आर्बोरियम बोलते हैं, उसका स्पेसिंग कितना है 16x30 सेंटीमीटर है। जबकि अमेरिकन कॉटन जिसको हम हिरसुटम बोलते हैं उसका कितना है 45x30 सेंटीमीटर है। प्लांट पॉपुलेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कॉटन की प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है। जनरली आपको याद रखना है 50 से 80 हजार प्लांट्स पर हेक्टेयर। जनरली अगर आपसे पूछा जाए कि कॉटन की प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है तो 50,000 से 80,000 होता है। हाइब्रिड कॉटन की प्लांट पॉपुलेशन आपसे नहीं पूछी जाएगी, और पूछा जाएगा तो फिर बीटी कॉटन की प्लांट पॉपुलेशन कितनी होती है 10,000। हमने अभी देखा बीटी कॉटन की जो हम प्लांटिंग करते हैं वो कितना स्पेसिंग पे करते हैं 1x1 मीटर स्क्वायर पर करते हैं, यानी रो टू रो और प्लांट टू प्लांट की डिस्टेंस कितनी होती है 1 मीटर होती है। क्लियर है, इस वजह से प्लांट पॉपुलेशन कितना आता है 10,000 आता है, ठीक है। फिर यहाँ पर इनका क्लासिफिकेशन लिखा हुआ है। देसी कॉटन की बात करें तो आर्बोरियम के नाम से जानते हैं, ठीक है। एशियाटिक कॉटन को हर्बेसियम के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अमेरिकन कॉटन की बात करें तो गॉसिपियम हिरसुटम। सी आइलैंड या इजिप्टियन या सूडान कॉटन की बात करते हैं तो गॉसिपियम बारबाडेन। इन दोनों के अंदर क्या होता है 2n बराबर 52 होता है, और जबकि इन दोनों के बराबर 2n बराबर 26 होता है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। मैंने हाइब्रिड वाला केस आप लोगों को पहले बता ही रखा है। H4 जो इसका फर्स्ट था, ठीक है। उसके बाद में वारा लक्ष्मी के बारे में आपको बता रखा है।
गोसिपियम बारबाडेंस हैज द लॉन्गेस्ट 3.6 to 5.0 सेंटीमीटर एंड फाइनेस्ट फाइबर। अगर सबसे लंबा अगर हम फाइबर की बात करते हैं तो किसका होता है? बारबाडेंस का होता है। बारबाडेंस मतलब सी आइलैंड कॉटन का जो लॉन्गेस्ट क्या होता है? फाइबर होता है। ये चीज आपको याद रखना है। गोसिपियम हार्वेस्टिंग हैज द मैक्सिमम ग्रोवन। मेनली जो है लगभग 90% एरिया पर जो ग्रो की जाती है वो कौन सी कॉटन ग्रो की जाती है? गोसिपियम हिर्सुटम। तिरक डिजीज बेड बॉल ओपनिंग इन कॉटन। दास्तुरे करके एक साइंटिस्ट थे, एक बार समझना इसको। तिरक डिजीज इज बैड बॉल ओपनिंग इन कॉटन। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर दास्टर देयर इज नो डिफिशियंसी ऑफ एनी न्यूट्रिएंट। जनरली क्या होता है कि कॉटन की अगर हम बात करते हैं तो कॉटन के अंदर जब लॉन्ग ड्राई स्पेल हो जाता है, क्या हो जाता है? लॉन्ग ड्राई स्पेल। लॉन्ग ड्राई स्पेल का मतलब है कि आपने एक इरिगेशन मान लीजिए 1 मार्च को दिया और दूसरा इरिगेशन आप जो है मई लास्ट में दे रहे हो, मतलब काफी लंबा समय जो है आपने इरिगेशन इंटरवल जो है बहुत लंबा रख दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पर मॉइस्चर स्ट्रेस हो जाता है। और एक साथ जब आप पानी देते हो, इरिगेशन देते हो, तो उसकी वजह से जो बॉल है वो आपका क्या हो जाता है? फट जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? तिरक बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि तिरक के लिए कोई न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी रेस्पॉन्सिबल नहीं थी। क्या रेस्पॉन्सिबल था? कि लंबे समय तक मॉइस्चर स्ट्रेस था, फिर एक साथ हमने इरिगेशन दिया तो बॉल क्या हो जाता है? आपका फट जाता है। अनार जो है आपने मार्केट में देखा होगा कि जनरली जो अनार आते हैं वो फटे हुए अनार आते हैं, या तो बोरोन की डिफिशियंसी की वजह से होता है, या वेस्टर्न राजस्थान के अंदर मॉइस्चर स्ट्रेस जब बहुत ज्यादा हो जाता है और फार्मर एक साथ जब इरिगेशन दे देते हैं तो उसकी वजह से भी अनार क्या हो जाता है? फट जाता है। तो तिरक के लिए एक और चीज यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है, आप लिख लेना कि इसके लिए हाई टेनिन भी रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। हाई टेनिन, ठीक है। 3 यहाँ पर पॉइंट लिख लो आप तिरक के लिए। तिरक का संबंध किससे है? पहली चीज याद रखना है, किससे है? कॉटन से। अब ये तिरक क्यों बनता है? तिरक का मतलब क्या है? बैड ओपनिंग ऑफ बॉल, ठीक है। इसके रीजन की बात करें तो इसके 3 रीजन हो सकते हैं, या तो हाई टेनिंग, या फिर लॉन्ग ड्राई स्पेल, एंड ऐसा लिख सकते हैं इरिगेशन आफ्टर लॉन्ग सोइल मॉइस्चर स्ट्रेस, ठीक है। जबकि दास्चुरे नामक साइंटिस्ट ने कहा, अकॉर्डिंग टू दास्चुरे, नो डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है। तिरक का मतलब क्या होता है? बेड ओपनिंग होता है। और तिरक जो है वो किसकी वजह से हो सकता है? हाई टेनिंग की वजह से हो सकता है, या फिर इरिगेशन आफ्टर लॉन्ग सॉइल मॉइस्चर स्ट्रेस के बाद जब हम इरिगेशन देते हैं तो उसकी वजह से हो सकता है। अकॉर्डिंग टू दास्तुरे की बात करते हैं तो नो डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, किसी भी पोषक तत्व की कमी की वजह से तिरक नहीं होता है। ये किसने कहा था? दास्तुरे ने कहा था। तो आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद में फाइबर लेंथ एंड फाइबर फाइनेंस आर द जेनेटिक ट्रेट्स। ये क्या है? दोनों जेनेटिक ट्रेट्स है। फाइबर क्वालिटी इज जज बाय द स्टेबल लेंथ एंड फाइबर फाइनेंस। फाइबर की जो क्वालिटी है वो किसके द्वारा जज की जाती है? स्टेबल लेंथ और फाइबर फाइनेंस के द्वारा। यानी जितना फाइबर फाइन होगा उसकी मूल्य जो है उतना ही ज्यादा होगा। मार्केट के अंदर जो लिनन का क्लॉथ आता है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, जबकि कॉटन का जो क्लॉथ है उसकी वैल्यू थोड़ी कम होती है। उसका रीजन क्या है कि लिनन की जो शर्ट होती है उसका फाइबर जो है वो बड़ा फाइन होता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है 2014 या 2015 के पेपर में। सैटरडे के अंदर जब हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 पॉइंट और आपको याद रखना है। जब भी हम फाइबर की बात करते हैं तो फाइबर की लेंथ की अगर हम बात करते हैं, लेंथ इज मेजर्ड बाय द माइक्रोनेयर, सॉरी फाइबर मैच्योरिटी, एक वर्ड लिखना, फाइबर मैच्योरिटी measured by एरियालोमीटर, एरियालोमीटर। एक पॉइंट लिख लेना, फाइबर मैच्योरिटी इज मेजर्ड बाय द एरियालोमीटर, ठीक है। जबकि फाइबर फाइनेंस मेजर्ड बाय द माइक्रोनेयर, ठीक है।
एक पॉइंट और लिख लेना, फादर ऑफ कलर्ड कॉटन, फादर ऑफ कलर्ड कॉटन वीएम खादी। फादर ऑफ कलर्ड कॉटन जो है वीएम खादी है। तीनों पॉइंट आप और मेंशन कर लीजिए। फाइबर मैच्योरिटी मेजर्ड बाय द एरियालोमीटर, फाइबर फाइनेंस इज मेजर्ड बाय द माइक्रोनियर। फादर ऑफ कलर्ड कॉटन कौन है? वीएम खादी है, ठीक है। फाइबर मैच्योरिटी मेजर्ड बाय द एरियालोमीटर, फाइबर फाइनेंस इज मेजर्ड बाय द माइक्रोनियर। लिखा? चलिए, अब मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, एक टेबल यहां पर बनी हुई है, ठीक है। अगर आप इसको देखते हो तो यहाँ पर कुछ क्लासिफिकेशन है, जिसके अंदर इधर कैटेगरी लिखा हुआ है, फिर स्टेबल लेंथ है, और स्टेबल लेंथ के बाद जो है इधर फाइबर फाइनेंस है, ठीक है। तो फाइबर फाइनेंस यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है माइक्रोमीटर, ठीक है, या माइक्रोनेयर उसे कहा जा सकता है, ठीक है। तो अगर हम स्टेपल लेंथ की बात करते हैं तो स्टेपल लेंथ के अंदर जो है वो किस में मेजर कर रहे हैं हम? एमएम में माप रहे हैं। शॉर्ट, मीडियम, मीडियम लॉन्ग, लॉन्ग और एक्स्ट्रा लॉन्ग। शॉर्ट की अगर हम बात करते हैं तो जब स्टेपल की लेंथ 20 mm से क्या होती है? कम होती है, यानी जो आपका रेशा है, जो फाइबर है, उसकी लंबाई जो है कितने mm से कम हो? 20 mm से कम होगी तो उसको हम क्या बोलते हैं? शॉर्ट फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्ट फाइबर। मीडियम फाइबर कब बोलेंगे? जब उसकी लेंथ जो है 20.5 से 24.5 के बीच में हो। मीडियम लॉन्ग कब बोलेंगे? 25 से 27। लॉन्ग कब बोलेंगे? 27.5 से 32। और एक्स्ट्रा लॉन्ग कब बोलेंगे? मोर देन 32.5। अब आपको थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स लगेगा, ये बिल्कुल सही है, राजेंद्र प्रसाद की जो बुक है उसके अंदर यही क्लासिफिकेशन मेंशन है, लेकिन मीना वाली बुक में आप देखोगे तो वहां पर ये क्लासिफिकेशन थोड़ा अलग लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक दिन में याद नहीं होता है। तो आपको एक चीज याद रखना है कि जो मीडियम लॉन्ग है वो मीडियम लॉन्ग कितना होता है? 25 से 27 होता है। उसके बाद में आपको 0.5 जोड़ना है, तो जैसे 27.5 से 32, मतलब याद तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। कुल मिला के बात ये है, एक दिन नहीं 2-3 दिन लग जाए। अब आती है फाइबर फाइनेंस के बारे में। फाइनेंस का मतलब उसकी मोटाई, उसकी थिकनेस के बारे में बात की जाती है। यदि मान लीजिए उसकी थिकनेस जो है माइक्रोमीटर जो है या माइक्रोनियर के माध्यम से जो मेजर किया जाता है, तो वेरी फाइन कब बोलेंगे? जब वो 3 माइक्रोमीटर से क्या हो? कम हो। फाइन एवरेज कब बोलेंगे? 3 to 3.9। एवरेज कब बोलेंगे? 4 to 4.9। कोरस कब बोलेंगे? 5 to 5.9। और वेरी कोरस कब बोलेंगे? 6। ये थोड़ा इजी है, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है? 3 और फिर 0.9 जो है आपको ऐड करते जाना है। लेस देन 3, 3 से 3.9, 4 से 4.9, 5 से 5.9 और मोर देन 6, ठीक है। तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। स्टेबल लेंथ इज मेजर्ड बाय द फाइब्रोग्राफ। लेंथ जो है वो किसके द्वारा मेजर की जा रही है? फाइब्रोग्राफ के द्वारा। मैच्योरिटी ऑफ फाइबर इज मेजर्ड बाय द एरियालोमीटर। फाइनेंस ऑफ फाइबर इज मेजर्ड बाय द माइक्रोनियर। तो ये दो हमने देख लिए थे, फाइब्रोग्राफ, और आपको याद रखना है स्टेबल लेंथ जो है वो किसके द्वारा मेजर की जाती है? फाइब्रोग्राफ के द्वारा मेजर की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना है, लिंट इंडेक्स क्या होता है, जिनिंग परसेंटेज क्या होता है। जिनिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो जनरली जो सीड और कॉटन जो होता है, जो सीड और कॉटन होता है, इस सीड कॉटन में, मतलब सीड कॉटन में कितना फाइबर है, इसको हम क्या बोलते हैं? जिनिंग परसेंट। तो वेट ऑफ लिंट यानी फाइबर का कितना वजन है डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सीड कॉटन, ठीक है। जैसे मान लो सीड भी है और साथ में क्या है? फाइबर भी है। इन दोनों का वजन कितना था? 100 केजी था। लेकिन फाइबर के वजन की बात करें तो फाइबर का वजन कितना था? 50 केजी था। तो अगर हम जिनिंग परसेंटेज की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा? 50 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100, यानी कितना आ जाएगा? 50% आ जाएगा, ठीक है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। यहां पर क्या है? सीड कॉटन है, कॉटन सीड नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक होता है लिंट इंडेक्स। लिंट इंडेक्स क्या है? वेट ऑफ 100 सीड माइनस जिनिंग परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 माइनस जिनिंग परसेंटेज। देखो कुछ फॉर्मूलाज हैं, ये एक साथ याद नहीं होंगे आपको, छोटे छोटे जो है नोट्स बनाकर इनको दीवार पे चिपका लेना। एक दिन में एक याद करना, दूसरे दिन में दूसरा याद करना। जिनिंग परसेंटेज आपको इजीली याद हो जाएगा, लेकिन लिंट इंडेक्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो वेट ऑफ 100 सीड यानी 100 बीजों का वजन कितना है, माइनस जिनिंग परसेंटेज कितना आया, डिवाइडेड बाय 100 माइनस जिनिंग परसेंटेज, ये क्या कहलाता है? आपका लिंट इंडेक्स। जिनिंग परसेंटेज ऑफ कॉटन की बात करें तो कितना है? 33%। एवरेज कितना होता है? 33%। फाइबर स्ट्रेंथ की बात करें तो वेरी स्ट्रॉन्ग व्हेन द ब्रेकिंग पॉइंट इज मोर देन 95 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 95 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब क्या है? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉटन अगर आप लेते हो और उस पर 95 केजी का वजन अगर आप डालते हो
और फिर भी अगर वो ब्रेक नहीं होता है तो उस फाइबर को बोलते हैं, वो क्या कहलाता है, वेरी स्ट्रॉन्ग कहलाता है। समझ में आया? वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर का मतलब क्या है कि वेरी स्ट्रॉन्ग फाइबर व्हेन ब्रेकिंग पॉइंट इज मोर देन 95 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कॉटन आपने लिया, उस पे 95 kg का अगर वजन डालते हो, तब भी अगर उसके बाद अगर वो टूटता है तो उसका मतलब क्या है, वो वेरी स्ट्रॉन्ग था। जबकि वीक क्या है कि वीक केवल 66 kg पर कई अगर हम वजन डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, वीक फाइबर। सीड एंड लिंट रेशो जो है मैंने आपको बताया था शुरू में, कितना है, 2:1 है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। जबकि हम सीड और H2SO4 का रेशो कितना लेते हैं, 10:1। याद रखना है केमिकल हमेशा कम मात्रा में यूज किया जाएगा, यानी केवल ये 1, और सीड जो है वो 10। उसके बाद में काउंट इज नंबर ऑफ हंक ईच ऑफ 840 यार्ड्स 770.6 मीटर लॉन्ग थ्रेड विच वेट ऑफ 1 पाउंड। ये देखिए अमेरिका के अंदर जो है कुछ टर्मिनोलॉजीज अलग यूज की जाती है, मेजरमेंट जो है वो अलग यूज किए जाते हैं। हमारे यहाँ पर मीटर में है तो वहां पर कुछ और, जैसे यहाँ हम केजी में मेंशन करते हैं तो ब्यूशल में मापेंगे, अलग अलग है, वो पाउंड में मेंशन करेंगे। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि काउंट इज नंबर ऑफ हंक, काउंट जो है एक टर्म उन्होंने दिया है, नंबर ऑफ हंक कहा जाता है। अब नंबर ऑफ हंक की बात करते हैं तो प्रत्येक जो हंक होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, 770.6 मीटर लंबा होता है। एक बार इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि काउंट बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ हंक होता है, और प्रत्येक हंक में जो है वो कितनी लंबाई होती है, 760.6 मीटर के बराबर होता है, जो कि किसके बराबर होता है, वेट ऑफ 1 पाउंड के बराबर होता है। ठीक है, 1 पाउंड के बराबर। स्पाइनिंग परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय द नंबर ऑफ काउंट। स्पाइनिंग परफॉर्मेंस जो है वो किसके द्वारा मेजर किया जाता है, नंबर ऑफ काउंट के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अल्ट्रा नेरो रो का। अल्ट्रा नेरो रो का संबंध किस क्रॉप से है, याद रखना है, अल्ट्रा नेरो रो का संबंध किससे है, कॉटन से है। जनरली अगर हम कॉटन की बात करें तो आपने बहुत रेयरेस्ट केस में देखा होगा, कॉटन वैसे वाइड स्पेस क्रॉप रो वाली है, यानी जिसके अंदर R/R की डिस्टेंस जो है वो ज्यादा रखी जाती है। लेकिन अल्ट्रा नेरो रो जो है वो कहां पर यूज की जाती है, यूएसए के अंदर यूज की जाती है, जिसकी स्पेसिंग कितनी होती है, 19x19 होती है। ठीक है, एक बार इसकी प्लांट पॉपुलेशन कैलकुलेट करना, शायद 27,000 प्लांट्स इसमें निकल के आएंगे, या एक बार देखना कितने प्लांट्स आ रहे हैं। ठीक है, प्लांट पॉपुलेशन भी इसकी कैलकुलेट कर लेना कि अल्ट्रा नेरो रो के अंदर जो है वो प्लांट पॉपुलेशन कितनी आती है। अल्ट्रा नेरो रो का संबंध कहां से है, यूएसए से है। कौन सी क्रॉप से है, कॉटन से है। स्पेसिंग कितनी रखी जाती है, 19x19 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ठीक है, फाइबर लेंथ एंड फाइबर फाइनेंस आर द जेनेटिक ट्रेट, ये वापस मेंशन आ गया। अब आता है बैसिलस thuringiensis। कॉटन इज जेनेटिकली मॉडिफाइड पेस्ट रेजिस्टेंस क्रॉप डिजाइन टू कम्बट द बोलवर्म, यानी बोलवर्म से फीडिंग के प्रति रेजिस्ट करने के लिए जो जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन बनाई है उसका नाम क्या है, बीटी कॉटन है। क्या है, बीटी कॉटन। बीटी कॉटन कैन बी गिव हायर यील्ड अंडर द रेनफेड कंडीशन एंड अर्ली मैच्योरिटी देन ट्रेडिशनल कॉटन। यहां से ही थोड़ा स्टैटिस्टिक्स है, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप की अगर हम बात करते हैं तो कौन सी है, टोबैको है। कौन सी है, टोबैको। यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैक्सिमम जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप एरिया, किस क्रॉप का सबसे ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप कौन सी है जिसका एरिया सबसे ज्यादा है, तो याद रखना है कौन सी है, सोयाबीन है। कौन सी है, सोयाबीन है। ठीक है, जो कि आपकी हर्बिसाइड रेजिस्टेंट है। क्या है, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट। जनरली सोयाबीन जो है वो यूएसए के अंदर ग्रो किया जाता है, जो कि आपके हर्बिसाइड रेजिस्टेंस है। फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इन इंडिया, इंडिया की अगर हम बात करें तो कौन सी है, कॉटन है। ठीक है, 1996 के अंदर जो है ये वैसे तो कॉटन डेवलप हो गई थी, लेकिन इंडिया के अंदर कमर्शियली जो है वो कब स्टार्ट किया गया, 2002 के अंदर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, रिफ्यूजिया का संबंध किससे है, रिफ्यूजिया, रिफ्यूजिया का संबंध किससे है, तो किससे है, कॉटन से, बीटी कॉटन से है। रिफ्यूजिया का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो फील्ड है, ठीक है, तो फील्ड के अंदर हमने इस फील्ड की बाउंड्री पर जो है हम नॉन बीटी कॉटन लगाएंगे। क्या लगाते हैं, नॉन बीटी कॉटन। और इस फील्ड के अंदर हम क्या लगाते हैं, बीटी कॉटन लगाते हैं। तो जो बोलवर्म आता है वो बोलवर्म आकर किस पर फीड करेगा, आपके नॉन बीटी कॉटन पर फीड करेगा। जबकि बीटी कॉटन तो वैसे क्या है, रेजिस्टेंट। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मान लीजिए जैसे कि हम हर्बिसाइड रेजिस्टेंस की बात करते हैं, जैसे कि फ्लेरिस माइनर जो है वो आइसोप्रोटेरोन के द्वारा क्या हो जाता था, किल हो जाता था। लेकिन जब हम बार बार आइसोप्रोटेरोन का स्प्रे करते हैं तो उसने क्या शो कर लिया, रेजिस्टेंस शो कर ली। तो इसी तरीके से डर है कि बीटी के प्रति भी बोलवर्म रेजिस्टेंस शो ना कर ले, इस वजह से हम क्या करते हैं, फील्ड के अंदर जो है
आउटर बाउंड्री पर हम क्या लगाते हैं, नॉन बीटी कॉटन को क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्यूजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिफ्यूजा। तो एक पॉइंट आप लिख लेना, क्या, एक बार बात करते हैं, रिफ्यूजा लिख लीजिए एक बार। रिफ्यूजा इज द कल्टीवेशन ऑफ नॉन बीटी कॉटन variety at outer boundary of main BT cotton crop। ठीक है, इसका पर्पस लिख लेना, to minimize the risk of resistance of bollworm against BT cotton। ठीक है, तो रिफ्यूजा का संबंध किससे है, कॉटन, बीटी कॉटन से। ठीक, लिखाइए। इसके बाद है बोलगार्ड रेजिस्टेंस अगेंस्ट द बोलवर्म इंसेक्ट इज वैरायटी ऑफ कॉटन व्हिच प्रोड्यूस इन द मॉन्सेंटो कंपनी। सबसे पहले जो है किस कंपनी ने स्टार्ट किया था, मॉन्सेंटो ने। जीन इसके अंदर क्राइव 1 एसी और क्राइव सेकंड बी है, एबी है। कंट्रीज हैविंग फर्स्ट पोजीशन फॉर ट्रांसजेनिक प्लांट इन यूएसए। तो याद रखना सबसे ज्यादा ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो किस कंट्री में यूज किए जाते हैं, यूएसए के अंदर। एरिया ऑफ ट्रांसजेनिक क्रॉप इन बर्ड जो है सबसे ज्यादा कौन सी क्रॉप का है, सोयाबीन का है, देन मेज का है, देन कॉटन का है, देन कैनोला का है। मोस्टली जीएम ट्रेड्स आर यूज एज अ हर्बिसाइड रेजिस्टेंस। सबसे ज्यादा जो है वो किसके लिए यूज किए जाते हैं, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि सोयाबीन सबसे ज्यादा यूज हो रही है। तो सोयाबीन मैंने कहा था किसके प्रति, हर्बिसाइड रेजिस्टेंस को सोयाबीन हम ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, बाय क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस रेट के कंपैरिजन में। ठीक है, इंपोर्टेंट नोट फॉर फाइबर क्रॉप्स की बात करें तो जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द सेकेंडरी फ्लोएम फार्ड। ठीक है, उसके बाद में जूट इज वार्म एंड ह्यूमिड सीजन प्लांट, सनहेम्प इज अ वार्म सीजन प्लांट। कोरकोलस ओलिटोरियस, ओलिटोरियस की बात की जा रही है, तो मतलब किसकी बात की जा रही है, टोसा जूट के बारे में बात की जा रही है। जूट इज इंपोर्टेंट फाइबर क्रॉप आफ्टर कॉटन। गनी बैग इज मेड ऑफ जूट फाइबर। गनी बैग जो है वो किससे बनते हैं, जूट से बनते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ जूट क्रॉप बेस्ट क्वालिटी इज स्मॉल पोड स्टेज। स्मॉल पोड स्टेज पर क्या होते हैं, सबसे बेस्ट होते हैं। आफ्टर ड्राइंग द फाइबर इज ग्रेडेड एंड बंडल इनटू द स्मॉल मोराज ऑफ फॉर मार्केटिंग। सनेम फाइबर इज यूज्ड फॉर द मेकिंग इंडियन करेंसी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। बुलबील्स इज अ प्लांटिंग मटेरियल इन अगेव फाइबर क्रॉप। बुलबीज जो है वो एक अगेव होती है जिसे अगेव सिसेलाना बोलते हैं, जो कि एक आपका केम प्लांट है। अगेव जो है किस प्रकार का है, केम प्लांट है आपका। पाइनएप्पल, अगेव, ये सब क्या होते हैं, केम प्लांट होते हैं। फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टेम। स्टेम से जो है फाइबर प्राप्त किया जाता है, वो कौन कौन है, जूट है और सनहेम्प है। फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव पार्ट। रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी बॉल से जिससे फाइबर प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है, कॉटन है। फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स, पत्तियों से जिससे फाइबर प्राप्त किया जाता है उसका नाम क्या है, सीसेल है। वन बेल वेट ऑफ कॉटन की बात करते हैं तो कितना है, 170 केजी है। सबसे कम किसका होता है, सनेम का होता है। ठीक है, वन बेल ऑफ जूट की बात करें तो 180। वन बेल ऑफ मेस्टा जो है, याद रखना है इन दोनों को कट करके आपको कितना याद रखना है, 182 याद रखना है। स्टिपिंग का मतलब क्या होता है, डीप ऑफ बंडल इन वाटर ऑफ जूट एंड सनहेम।
जूट और सनेम से जो रेशा प्राप्त किया जाता है उसके फ्लोएम पार्ट से प्राप्त किया जाता है, स्टेम से प्राप्त किया जाता है। तो उस बंडल को जो है, स्टेम के बंडल को वोटर के अंदर जब हम रखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्टिपिंग। रेटिंग का मतलब क्या है कि रेटिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। ये कौन सी प्रोसेस है, बायोलॉजिकल प्रोसेस है। आगे आगे क्या लिखा हुआ है, इट इज द बायोलॉजिकल प्रोसेस टू ट्रीटमेंट ऑफ स्टार्क, स्टार्क का मतलब स्टेम, फॉर फाइनल फाइबर एक्सट्रैक्शन फॉर गेटिंग लूज एंड इजी टू सेपरेट फाइबर फ्रॉम द स्टेम। स्टेम से फाइबर को इजीली सेपरेट करने के लिए हम जो है एक बायोलॉजिकल जो प्रोसेस करते हैं, यानी जो रेटिंग, हम जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिंग कहा जाता है। ठीक है, रेटिंग इज डिसइंटीग्रेटेड ऑफ टिश्यू बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कर देते हैं, उस स्टेम को जो है फीडअप करेंगे, उसके अंदर जो सेलुलोज होगा, पेक्टिन होगा, जो लिग्निन होगा, उसको खाएंगे तो उसके अंदर लूजनेस आएगा, लूजनेस आएगा तो हम उसको इजीली क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म काम करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिंग। रेटिंग इज स्लो रनिंग वाटर इज बेटर देन द रेटिंग इन स्टेगनेंट वाटर। यानी स्लो रनिंग यानी धीरे धीरे जो प्रवाहित पानी होता है उसके अंदर रेटिंग अच्छी होती है कंपेयर टू एक जगह पानी इकट्ठा जहां रहता है उसके कंपैरिजन में। रेटिंग के अंदर कितने दिन लगते हैं, 3 से 7 दिन लगते हैं। कब, सितंबर के महीने में, जबकि 12 से 15 दिन लगते हैं किसमें, दिसंबर के महीने में। ओवर रेटिंग प्रोड्यूस वीक फाइबर कॉल्ड द डेजेड। क्वेश्चन पूछा जा सकता है डेजेड का संबंध किससे है, याद रखना है जूट से है। ठीक है, आइडियल स्टेज ऑफ जूट हार्वेस्टिंग, स्मॉल पोड फॉर्मेशन और इनिशियल ऑफ पोड फॉर्मेशन हमने बात किया है। स्ट्रिपिंग का मतलब क्या है, रेटिंग का तो मतलब क्या है, रेटिंग का मतलब है कि उसको माइक्रोबियल ट्रीटमेंट करना, बायोलॉजिकल प्रोसेस करना, ताकि उसके अंदर से जो लिग्निन है, सेलुलोज है या जो पेक्टिन है वो क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, यानी लूजनिंग करना। लेकिन उस रेशे को अलग करने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग। यानी एक्सट्रैक्शन क्या कहलाता है, स्ट्रिपिंग कहलाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइबर इज मोर डिफिकल्ट इन सनेम फाइबर देन द जूट फाइबर। ठीक है, रिबनिंग पिलेट, रिबनिंग क्या है, रिबनिंग का मतलब है पिलेट आउट ऑफ रो बार्क फ्रॉम ग्रीन प्लांट एंड वेरी कॉमनली प्रैक्टिस इन चाइना इन ताइवान। चाइना और ताइवान के अंदर क्या किया जाता है कि जो जूट का स्टेम होता है उसके ऊपर से क्या किया जाता है, हल्की हल्की छाल को रिमूव किया जाता है ताकि फाइबर एक्सट्रैक्शन में क्या हो, इजी हो। तो उसको, उस पीलिंग को हम क्या बोलते हैं, रिबनिंग कहा जाता है। जिस तरीके से हम पोटैटो के अंदर पीलिंग करते हैं उसी तरीके से जो है यहाँ पर क्या किया जाता है, पिलेट आउट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं रिबनिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है, जूट के अंदर जो है रेटिंग के लिए टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 34 डिग्री सेल्सियस, जबकि सनहेम के लिए कितना होना चाहिए, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस। मैंने आपको बताया था कि एकमात्र ऑयल सीड क्रॉप जो कि फाइबर के रूप में भी यूज की जाती है, जिसका नाम क्या है, लिनसीड, जिसके लिए रेटिंग के लिए टेम्परेचर कितना होता है, 40 डिग्री सेल्सियस। यील्ड ऑफ सनहेम फाइबर कितना होता है, 2 to 4% बाई वेट ग्रीन ट्विग्स एंड वेट बेसिस एंड 8 to 12% ड्राई वेट बेसिस। चलिए, मेस्टा मैंने कहा था हिबिस्कस स्पीसीज, इसके अंदर दो होता है, हिबिस्कस कैनाबिनस होता है और हिबिस्कस सबदारिफा होता है। ठीक है, आपको याद रखना है हिबिस्कस सब स्पीसीज। मालवेसी फैमिली से बिलोंग करता है। रेमिया एक और फाइबर क्रॉप है जिसका नाम बोहेमेरिया निवेया होता है। फैमिली यूट्रिकेसी होता है। सिसेल जो है अगेव सिसेलाना होता है, जिसको हम सिसेल जो है, सिसेल की बात करें तो सिसेल का अगेव सिसेलाना, जिसकी फैमिली क्या होती है, एस्पेगेरेसी होती है। क्या बोल रहे हो, सिसेल जो है एक फाइबर क्रॉप होती है जो कि जिसकी नेचर जो है वो किस प्रकार का होता है, केम प्लांट की नेचर का होता है, जिसकी वाटर यूज एफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, रेमिया क्रॉप प्रोड्यूस लॉन्गेस्ट एंड इंस्ट्रॉन्गेस्ट टेक्सटाइल फाइबर ऑफ प्लांट ओरिजिन। ठीक है, तो ये कुछ क्लासिफिकेशन है जो आप देख लेना, कुछ वेराइटीज है जो आपको याद रखनी है। ठीक है, ये सारी चीजें आप ध्यान रखना, इनको एक बार पढ़ना। ये आपकी फाइबर क्रॉप जो है यहाँ पर खत्म होती है। एक बच्चे का कमेंट आ रखा है, निकरा की फुल फॉर्म क्या होती है, NICRA, नेशनल इनोवेशन है। ये क्या है, इनोवेशन, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, एक बार इस फुल फॉर्म को लिख लेना। निकरा की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। आई का मतलब इनोवेशन है, नेशनल इनोवेशन ऑन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, निकरा। ठीक है, जो कि ICAR ने 2011 के अंदर स्टार्ट किया गया था कि किस तरीके से जो क्लाइमेट चेंज वाली कंडीशन है उसमें हम किस तरीके से क्रॉप प्लांट को ग्रो कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। एक बार आप इन फाइबर क्रॉप्स को एक दिन में नहीं 4-5 दिन में याद करना, थोड़ा थोड़ा पढ़ना, आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू।